नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके साथ ही अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान के जरिए हर घर तक तिरंगा पहुंचाने की जुगत में लगी है। बीजेपी हर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस देश भर में 9 अगस्त से 14 अगस्त तक क्रांति दिवस के अवसर पर हर विधानसभा में 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। दोनों ही पार्टियां विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन में जुट गई हैं। दोनों ही दलों के अपने अपने कार्यक्रम हैं और अब तिरंगे को लेकर राजनीति छत्तीसगढ़ में गर्मा गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस को तिरंगे पर सलाह न देने की नसीहत दी है। होने वाले विधानसभा चुनाव, पार्टियों के शक्ति प्रदर्शन और इस यात्रा को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोनों पार्टी के नेताओं का इस सियासी यात्रा पर क्या कुछ कहना है, पहले आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में गौरव यात्रा निकालेगी। आज़ादी की लड़ाई में जो कांग्रेस नेताओं की भूमिका है, भारत के नवनिर्माण में जो कांग्रेस शासन की भूमिका है, आज़ादी के दीवाने हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गाथा जन जन तक पहुंचाएगी। भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घर घर जाकर तिरंगा फहरा रही है। उन्हें बताना चाहिए कि उनके पितृ संगठन आरएसएस 50 वर्षों तक अपने कार्यालय में तिरंगा क्यों नहीं फहराया। और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का विषय किसी प्रकार से राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और दुख की बात है, फिर मैं कह रहा हूं, वो पार्टी जो अपने को स्वतंत्रता आंदोलन का एक्सक्लूसिव सेल्फ प्रोक्लेम्ड कॉपीराइट होल्डर मानती है, उसे तो आगे बढ़कर आना चाहिए था कि 75वां वर्ष है, हम अपने कार्यालय पे 75 झंडे लगाएंगे। और वह प्रश्न संघ पे पूछते हैं भाजपा से, तो उसका भी मैं उत्तर देता हूं। 2006 के नवीन जिंदल के जजमेंट से पहले तो गैर सरकारी जगहों पर तो झंडा लगाया नहीं जा सकता था, सिर्फ सरकारी स्थानों पर लगाया जा सकता था। कांग्रेस की पदयात्रा के बीच अब शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस अब अपनी पदयात्रा निकालने वाली है 9 से 14 अगस्त के बीच, तो वहीं बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान लेकर लोगों के घर घर तक जाएगी और तिरंगा फहराएगी। तो इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार भी तेज हो गया है। एक तरफ बीजेपी का ये आरोप है कांग्रेस पर कि वो तिरंगा यात्रा या पद यात्रा के जरिए यहां पर वो राजनीति करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना बेहद निंदनीय है। तो वहीं कांग्रेस का जो आरोप बीजेपी पर लग रहा है वो ये कि क्यों बीजेपी से संबंधित जो आरएसएस है, उन्होंने 50 सालों तक अपने कार्यालय पर झंडा या तिरंगा क्यों नहीं फहराया था। यह एलिगेशन कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लग रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज बड़ी बहस हम करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर तमाम बातें और उनके विचार हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा दें। अमित श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता हैं और डॉक्टर मनीष राय बीजेपी नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अमित जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करती हूं। जिस तरह से बीजेपी का आरोप कांग्रेस पर लगातार लग रहा है कि इस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस राजनीति कर रही है, किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस कर रही है? बीजेपी का जो ये आरोप लग रहा है कांग्रेस पर, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। क्या वाकई कांग्रेस राजनीति कर रही है या पदयात्रा के जरिए ये देश हित की जो भावना है वो लेके लोगों के घरों तक जाएगी? देखिए, हमें किसी की प्रमाण पत्र देने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने इस देश को आजाद करवाया और लगातार असंख्य हमारे भारतवासी के साथ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेताओं ने अपने खून बहाए हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से एक आइडियोलॉजी को लेकर हमने काम किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की जनता ने भी सबसे अधिक बार
अगर किसी को सेवा का मौका दिया तो वो कांग्रेस पार्टी को दिया। और लगातार आप देखिए कि जिस प्रकार एक विकास की अविरल धारा पूरे भारत देश में बही, और आज हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं। लेकिन अपूर्वा जी, सबसे अहम बात यह है कि अगर सर कहाँ थे और कहाँ है, आप इस स्टेटमेंट पे गौर करिएगा, कहाँ थे और अब कहाँ आ गई है कांग्रेस। वही नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप कुछ और कह रही हैं। नहीं, मैं आपके ही स्टेटमेंट पे कह रही हूँ, जिस तरह से जो आपने ये बात कही ना। जी, कहाँ थे, आई मीन टू से, हम कहाँ जब आजाद हुए तब थे और आज कहाँ हैं। जी, आज आप देखिए कि जिस प्रकार से एक कहावत है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। और आज हमने पिन से लेकर आज देश में जो डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेके हो, चाहे हमें स्वावलंबन बनाने के लिए, चाहे अनेक मुद्दों पे अगर आप देखेंगे अपूर्वा जी, तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति रही है, चाहे जो हमारी योजनाएं आई, तो आज आप देखिए कि मैंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि आज आप देखिए कि हम कहाँ हैं और कितना हमने विकास किया। और आज 8 वर्षों से जो सरकार है उसने क्या किया। अब तो देश की जनता कह रही है कि बेचत बेचत में चला, उपक्रम बचा ना कोई, और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए। वो भी आज राष्ट्र में बैठी हुई सरकार उसे भी बेच देगी। तो एक और दूसरा कि जिस प्रकार से अगर ये हमारे अभी मैंने आपके उसमें हमारे साथी प्रवक्ता की बाइट भी सुनी कि अगर तिरंगा फैलाना, जिस प्रकार से आप देखिए कि वो जिस प्रकार से अपने राजनीतिक जो उनकी आकांक्षाएं उसको पूरा करने के लिए जो कर रहे हैं, तो अगर इतना उन्हें प्यार था तो देश में 7 साल पहले तक उनकी पितृ संस्था आरएसएस ने अपने राष्ट्रीय कार्यालय में तिरंगा को क्यों नहीं फैलाया। ये एक अहम प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूं। मनीष राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे इसी सवाल से मैं उनका रुख करती हूँ। मनीष राय जी, ये सवाल लगातार कांग्रेस उठा रही है। जी अपूर्वा जी, देखिए ये प्रश्न कांग्रेस के लिए इसलिए रहा है, और आपने बहुत अच्छा प्रश्न कहा, अमित जी ने कहा भी कि कहां थे और कहां थे। हाँ जरूर है, देश भारत की सोने की चिड़िया था। कांग्रेस के शासनकाल में शायद देश सोने की चिड़िया है, सोने गायब हो गए और देश कंगाली की तरफ बढ़ता गया पिछले 70 सालों 75 सालों में। इसीलिए आज आजादी का अगर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है केंद्र सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा, तो वो सिर्फ देश में तिरंगे को सम्मान देने के लिए हर घर तिरंगा अभियान, अगर 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा होगा, और हर कानून को शिथिल किया गया है कि ताकि हर नागरिक को अपने तिरंगे और देश के प्रति प्यार की भावना आए, ना कि कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति हो। अगर ये अपनी पदयात्रा भी कर रहे हैं तो क्या 50 साल तक आरएसएस को नहीं थी? 50 साल तक देखिए, अगर आरएसएस बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, साधुवाद। आप मुझे एक बात बताइए अपूर्वा जी, डॉक्टर हेडगेवार जी किसमें थे पहले? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी किसमें थे पहले? ये कांग्रेस की विचारधारा से नाराज होकर, कांग्रेस की विचारधारा से दुखी होकर तब इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया, जनसंघ का निर्माण किया। तो आज अगर कांग्रेस ईमानदार होती तो डॉक्टर हेडगेवार जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में ही होते। और आर्यव्रत का पहचान है सूर्य का निशान, भगवा ध्वज। उस समय से संघ ने एक परंपरा के तहत भगवा ध्वज को अपना ध्वज बना के रखा था। लेकिन जब संवैधानिक व्यवस्था आई तो डेफिनेटली आरएसएस ने तिरंगे को अपने कार्यालय पे फहराना आरंभ किया। तो इसमें कोई विवाद नहीं है। और कहां देश में हर जगह पर आरएसएस ने अपना योगदान दिया है, हर जगह पर योगदान दिया है, चाहे वो विकास में हो, चाहे देश की रक्षा में हो। महात्मा गांधी तक ने डॉक्टर हेडगेवार जी के सामने जाकर, गुरु जी के सामने जाकर तारीफ की थी कि आरएसएस में आज इतने जातिवाद, सारे एक साथ लोग एक साथ शाखा में कैसे आते हैं। तो इन सब चीजों के इतिहासों को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, हमको जो इतिहास पढ़ाया गया वो इतिहास कांग्रेस ने गलत तरीके से पढ़ाया। जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता के बारे में शायद किसी को नहीं पता होगा, उधम सिंह के बारे में नहीं पता होगा, मोपला कांड इतना बड़ा विवाद हो गया, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसके बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया होगा। ठीक है अमित जी, कितने संतुष्ट हैं आप मनीष जी के इस जवाब से? देखिए, मैं आपको बता दूं अपूर्वा जी कि 1950 से 2002 तक मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि इन्होंने तिरंगा क्यों नहीं फैलाया। हम सब जानते हैं कि तिरंगा हमारी आन बान शान है, और उसमें मुझे लगता है कि 135 करोड़ जनता मेरे इन बातों से सहमत होगी, आप भी सहमत होंगे और शायद मेरे साथी प्रवक्ता भी सहमत होंगे भाजपा के। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक अहम चीज, जब उन्होंने इतिहास बताया है तो मैं भी एक कुछ इतिहास आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि आरएसएस द्वारा वर्णित और चित्रित जो भारत माता का चित्र होता है, उनके हाथों में कभी भी तिरंगा नहीं रखा गया। और मैं आपको बता दूं, आरंभ से ही
इनकी जो पितृ संस्था है वो उसका भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज और संविधान से दूरी बनाए रखने का इतिहास रहा है। अब अहम बात मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। देखिए, मैंने जैसा कहा कि हम सब वासियों के लिए गर्व का विषय है। हमारा तिरंगा हम सबके लिए आन बान शान है, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आप देखिए कि अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का नाम ये तब यूज करते हैं जब इन्हें या तो नोट चाहिए रहता है या वोट चाहिए तो क्या रहता है। सर राजनीति आकांक्षाएं कांग्रेस की नहीं है? राजनीति आकांक्षाएं कांग्रेस की नहीं है? क्या वो इस पद यात्रा के जरिए अपनी योजनाएं, अपने जो बखान है, क्या वो जनता तक नहीं पहुंचाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे हम तो शुरू से ही, मैंने जैसा कहा, हम तो शुरू से ही तिरंगा लेके चल रहे हैं। लेकिन प्रश्न एक इनके ऊपर उठता है जो अभी अभी देशभक्त बनने का जिनका इतिहास रहा है। 15 साल पहले से ही इन्होंने अगर तिरंगा फैलाना चालू किया, उसके पहले प्रश्न तो जायज है और प्रश्न तो उठेगा ही कि इतने साल अपने मुख्यालय में इन्होंने तिरंगा क्यों नहीं फैलाया। और आज मनीष राय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी मनीष राय जी। मैं अमित जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर ये इतने बड़े देशभक्त हैं, 70 साल में जनता ने इनको सेवा का मौका दिया कांग्रेस को, तो आज 400 से ज्यादा योजनाएं सिर्फ एक परिवार के नाम पर और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर क्यों है? ये सबसे बड़ा देश का प्रश्न है। भाई, आप प्रधानमंत्री के नाम पे कर देते, मुख्यमंत्री के नाम पे कर देते, शहीदों के नाम पे कर देते, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लेकिन एक परिवार के नाम पर ही सिर्फ क्यों योजनाओं का नाम है? ये मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है अमित जी से। अमित जी। जी देखिए मनीष भाई, मैंने तो पहली बार ऐसा सुना कि कोई जीता जागता व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री के नाम पे जब आप स्टेडियम रखते हैं तो आपको उसमें तकलीफ नहीं होती। और रही बात, आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिस एक परिवार की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, और लगातार अगर आप देखेंगे तो उस परिवार ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है। और उसके बाद आप जैसा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति अगर ये प्रश्न करे तो मुझे बड़ा दुख होता है। भोपाल घोटाला कांड और दूसरी घोटाला कांड भी ये बलिदान में आता है क्या? आप सुन लीजिए मेरे से, आप जिस देश पे भारतीय रेल लिखाता था, रेल पे अब अडानी आपके कार्यकाल में लिखा रहा है, ये आपका देश के प्रति सम्मान है क्या? आप जिस प्रकार से संपत्तियों को बेच रहे हैं, लगातार अपने मित्रों को बेच रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि साहेब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है, और इनके प्रवक्ताओं को आके चैनल में आके जीडीपी की तुलना कर रहे हैं पूरे विश्व से, पूरे विश्व से तुलना करते हैं। आप तो बात ही मत करिए। अर्थव्यवस्था की समझ होती तो आज व्यापारियों को, वैश्विक स्तर पर भारत कहां पर खड़ा हुआ है? या तो आप बोल लीजिए, या आप बोल लीजिए, या मुझको बोल लीजिए, या अपूर्वा जी डिसाइड करेंगे। एक एक करके सर, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। किसे कहना है पहले आप बताइए। जी अमित जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मनीष जी, मैं आपके पास तुरंत आ रही हूं। थैंक यू मनीष जी। अगर अर्थव्यवस्था की समझ होती तो नोटबंदी करके देश के व्यापारियों की कमर हड्डी नहीं तोड़ते, आप रीढ़ नहीं तोड़ते। जिस प्रकार से जीएसटी जैसा कानून आपने लाया, जिसकी आपकी तैयारी नहीं थी, और लगातार आप उसमें 250 बार अमेंडमेंट नहीं करते, व्यापारी उससे परेशान नहीं होते। अर्थव्यवस्था आपके कार्यकाल में सबसे गर्त में चले गई है, और आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था का आपको नॉलेज है। अरे देश के लोग आज परेशान है, आप महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहते। लोगों का रोजगार चला जा रहा है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा था। 8 साल में 16 करोड़ लोगों को देना था, 14 करोड़ लोगों का रोजगार खा गए। आज ये दर्द व्यापारियों से पूछे कि इनके कार्यकाल में क्या, कितना परेशान है जनता। आज कोविड के बाद उनके जेबों में डाका डाला जा रहा है। कोरोना के काल के बाद जब वो परेशान है, इनके कार्यकाल में डीजल और पेट्रोल ने सेंचुरी मारी। आज हर चीज का रेट बटा है। प्रधानमंत्री जी, बड़े दुख का विषय है। अपने ठीक है मनीष राय जी की आवाज नहीं सुनते। जी बिल्कुल मनीष राय जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दा कुछ और है। पर खैर मनीष जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मुद्दे पर आते हैं। मनीष राय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जनता की आवाज नहीं पहुंचती, आपकी आवाज कहां पहुंचेगी अपूर्वा जी? अमित जी, लेकिन जिस तरह से राजनीति का आरोप लग रहा है ना यहां पर कांग्रेस पर, लगातार बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस पदयात्रा के जरिए वो राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति आकांक्षाएं तो चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वो तो रहती ही है। तो इस आरोप पर आप क्या कहेंगे?
अगर राजनीति नहीं करेगा तो फिर क्या मतलब, लेकिन जिस प्रकार से लेकिन ये तो देश भावना की चीज हो गई ना सर, ये तो देश भावना की चीज हो गई, ये तो देश हित की चीज हो गई, इसमें तो राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल, कुछ मुद्दे होते हैं देश में जिसमें राजनीति बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं। और बीजेपी के लोग, अपूर्वा जी, दो कामों में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं, और यही काम आज उनके प्रवक्ता कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि साहिब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है, और इनके प्रवक्ताओं को आके चैनल में मातम भी मनाना है। ठीक है, मनीष राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा से। मनीष राय जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। ठीक है अमित जी, स्टेटमेंट आता है जी बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास वापस। मनीष राय जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी सॉरी, नेटवर्क चला गया था पूर्वा जी। जी मुझे भी नेटवर्क जा रहा है बार बार। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा था, आज अगर वैश्विक स्तर पर महंगाई दर की बात की जाए तो भारत काफी अच्छी स्थिति में है आज। अगर चीन से तुलना की जाए, रशिया से तुलना की जाए, अमेरिका जापान से तुलना की जाए, तो भारत आज वैश्विक दर में, महंगाई दर में काफी अच्छी स्थिति में है। ये मैं जानकारी आपके चैनल के सर, महंगाई की बात तो आप यहाँ पर ना ही करें तो ही बेहतर होगा। महंगाई से जिस तरह से आम जनता जूझ रही है, वो आप आम जनता से पूछिए कि वो किस तरह से महंगाई से उनकी कमर टूट रही है। खैर, मुद्दा हमारा दूसरा है राजनीति को लेकर, कि जिस तरह से तिरंगा यात्रा या पदयात्रा को लेकर जो राजनीति के एलिगेशन लगातार कांग्रेस और बीजेपी की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, मुद्दा हमारा ये है। तिरंगा अभियान की बात हो रही है अपूर्वा जी, तो वो बिल्कुल देशभक्ति का मामला है। देश के हर व्यक्ति को देशभक्त और देश के प्रति अपने देश भावना का परिचय दिलाने का ये अभियान है कि संस्कृति विभाग द्वारा अगर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराया जाएगा, तो मुझे लगता है इसमें किसी भी पार्टी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए और ना ही किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज देश एकजुट होकर अगर खड़ा होगा, तभी मुझे लगता है वैश्विक स्तर पर भारत बहुत मजबूत राष्ट्र बनेगा और विश्व गुरु बन पाएगा। यही हमारा प्रयास है। ठीक है, अमित जी। जी देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि हम सब के लिए भारत 135 करोड़ लोगों के लिए तिरंगा हमारी आन बान शान और हमारी प्राण है जी। लेकिन उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अपूर्वा जी, आपकी बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। लेकिन आज मुद्दों को भटकाने के लिए, ठीक है, मैंने जैसा कहा कि हर व्यक्ति जो देश के प्रेम करता है वो तिरंगे से भी प्रेम करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है दूसरी पार्टियों से कि हम अपने देश से और तिरंगा से कितना प्यार करते हैं। लेकिन रही बात दूसरे मुद्दों को गौण करना, और जिस प्रकार से आज आप देखिए कि वो महंगाई पे बात नहीं करते, आपने स्वतः ही कहा अभी, क्योंकि जब महंगाई की मार पड़ती है तो मुझे भी पड़ती है, आपको भी पड़ती है, मनीष भाई को भी पड़ती है, तो लेकिन ये इस पे चर्चा नहीं करते। तो वो मुद्दे मुझे ऐसा लगता है कि उन पे भी चर्चा करनी चाहिए। आज आप देखिए कि जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को, मैंने फिर कहा कि आज ये मुद्दा नहीं है, लेकिन जब बात चलेगी तो दूर तक जाएगी अपूर्वा जी। और आज जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को ये दुरुपयोग कर रहे हैं, आज जिस प्रकार से जहां चुनाव होने वाला रहता है वहां पर जिस प्रकार से ये ईडी को भेज देते हैं, सीबीआई को लगा देते हैं, इनकम टैक्स को भेज देते हैं, इन सारी विषयों पे इस पे चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि देश पे ये भी मुद्दे उतने ही इंपॉर्टेंट है। जी मनीष राय जी, अब तो यहाँ पर ईडी का भी मुद्दा उठ गया कि लगातार ऐसे जब मामले होते हैं तो ईडी एक्टिव हो जाती है। मुझे एक बात बताइए, हम तो देशभक्ति और ध्वज की बात कर रहे हैं, बार बार विपक्ष अगर उस दिशा में जाता है और ईडी के कार्रवाई में लेके आंदोलन करता है, ईडी दफ्तर के सामने धरना करता है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? क्या ये देश का सम्मान करते हैं? संवैधानिक संस्था का अपमान नहीं कर रहे हैं? आप काम में बाधा नहीं डाल रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं गंदी राजनीति का शिकार है, सिर्फ एक परिवार को बचाने की परंपरा है, जो मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अमित जी के बयान के आधार पर मुझे कहना पड़ रहा है। और केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है देश में सबको अपने स्वतंत्रता का, उनके कर्तव्यों का और ध्वज के प्रति, तिरंगा के प्रति सम्मान को जगाने का ये प्रयास है। और मुझे लगता है केंद्र सरकार इसमें सफल भी होगी और अपूर्वा जी हर घर तिरंगा लहरेगा और डेफिनेटली बहुत अच्छे से फहराएगा। ठीक है अमित जी, देखिए, मैं एक बात मनीष भाई की बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि क्या भाजपा लोग देश के लोगों को जगाएगी कि उनको तिरंगा के प्रति सम्मान करना है। भारत में जिसने जन्म लिया है वो तिरंगे से प्यार करता है। हम अब सब, मैंने जैसा कहा कि हमारी आन बान शान ये हमारी तिरंगा है, और बीजेपी से किसी भी व्यक्ति को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने खुद 50 साल तिरंगा नहीं फैलाया, आज वो देश के लोगों को बताएंगे कि तिरंगा फैलाइए। ये मेरा विरोध इस पे है, ये जो राजनीति करते हैं मेरा विरोध इस पे है। ठीक है मनीष राय जी, बार बार ये एलिगेशन आप पर लग रहा है। लगेगा, क्योंकि 50 साल इन्होंने तिरंगा नहीं फैलाया जी, वो जवाब देंगे। इनका कोई योगदान नहीं है जी। ये तो माफी वीर है, माफी मांग के देश की आजादी में चले जाते थे, गिरफ्तारी तक नहीं देते थे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर मनीष राय जी हमसे भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर यह आरोप लगा रही है कि इस तिरंगा यात्रा के जरिए और इस पद यात्रा के जरिए राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। खैर ये राजनीति है या देशभक्ति है ये तो तभी पता चलेगा जब ये यात्राएं शुरू होंगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।